हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आप लोग जानते हैं कि मैं आपके बीच में जो ये वीडियो लेकर आया हूं, एक पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी जो है आपके बायो साइंस का इस साल का जो है आखिरी वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको वो सारे चीज़ें कराएंगे कि अब तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ तक कि कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सबको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, बस टच करेंगे सभी क्वेश्चन के मेन पॉइंट को देखेंगे कि उस क्वेश्चन में जो आंसर आप लोग लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट है सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए और आपको रखना पड़ेगा, तब जाके उस क्वेश्चन को कंप्लीट लिख सकते हैं। तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं सबको शामिल किए हैं और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अपना पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं पहले करा चुका हूं। बाकी रिवीजन के ख्याल से देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पूछेगा तो पाचन तंत्र सबसे पहले लिखिएगा कि पाचन तंत्र होता क्या है। ठीक है, अब पाचन तंत्र के बारे में लिख दीजिएगा तो उसके बाद जो है आपको लिखना पड़ेगा कि पाचन तंत्र दो भागों में बांटा जाता है। एक पाचन तंत्र होता है एलिमेंट्री कैनल और एक होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है ना, तो देखिए आपसे चाहे पाचन तंत्र पूछे चाहे जठर तंत्र पूछे, जठर तंत्र पूछता है तो उसमें जो है आपके क्या होता है कि जो पाचन ग्रंथियां होती है उसको जो है जो जठ तंत्र होता है उसे जो है शामिल किया जाता है। समझ गए? जैसे आपको हो जाता है जो जठन तंत्र होता है उसमें आपका आता है लार ग्लैंड आता है, ठीक है ना, स्लीवा ग्लैंड आता है, उसके बाद आपका आ जाता है लीवर आ जाता है, पैंक्रियाट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है अमासी रस आ जाता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस, ये सब आपका जठर तंत्र का हिस्सा है। बाकी पाचन तंत्र दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कंप्लीट लिख दीजिएगा तो जठर तंत्र का ही ये आंसर हो जाएगा। तो पाचन तंत्र के दो भाग, एक होता है आहार नाल और एक होता है सहायक पाचन ग्रंथि। ठीक है, चलिए आहार नाल जो है क्या होता है देख लीजिए, यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा एनस तक जो है फैली रहती है जिसमें निम्न अंग होती है। एलिमेंट्री कैनल जो होता है आहार नाल वाला, यह जो है एक नली के समान होता है और ये जो है मुंह से लेकर गुद्दा जो है शुरू कहाँ से होता है, मुंह से, और लास्ट कहाँ करता है, गुद्दा मल द्वार। ठीक है, यहाँ मल निकलने तक जो है ये पाचन तंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन सा होता है, मुख होता है, ग्रसनी फैरिंग्स होता है। देखिए फैरिंग्स एक ऐसा होता है जो आपके श्वसन में भी आता है और यहाँ पे पाचन में भी आता है, मतलब श्वसन की क्रिया में भी और खाने की क्रिया में भी आपके ग्रसनी फैरिंग्स आता है, क्योंकि फैरिंग्स एक चौराहा का काम करता है। ठीक है ना, फैरिंग्स एक चौराहा होता है, जैसे मुंह में भोजन गया, यहाँ पे चौराहा होता है। एक चौराहा क्या करता है यहाँ पे कि यह श्वसन होता है और एक आपका ये आहार नाल में अंदर आ गया होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका, और यहाँ पे एक जो है एपिग्लिटस होता है। एपिग्लिटस क्या करता है कि भोजन आप करते हैं तो डिसाइड करता है कि आप जो है एयर ले रहे हैं तो आपको श्वसन नली में भेजेगा, अगर भोजन से रिलेटेड कुछ होगा तो एपिग्लिटस जो है पाचन तंत्र में भेजेगा। तो यही चीज़ें होता है, और जो ये आपका चौराहा का काम होता है वो फैरिंग्स होता है। ठीक है, ग्रसिका या ग्रास नली, ठीक है, ओसोफेगस या फिर एसोफेगस होता है। अमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा होता है, एलिमेंट्री है और एलिमेंट्री है। अब सहायक ग्रंथिया में कौन कौन होता है, जिसको शामिल करेंगे तो आपका जो है जठर तंत्र बन जाता है। तो सहायक ग्रंथिया में एलिमेंट्री के बाद जो है आपका देख लीजिए यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड है। सेलेवरी ग्लैंड होता है, यह मुख के गुहा में खुलती है, इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। मानव में इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है जो निम्न है। ठीक है, लार ग्रंथिया है, पहला है कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, दूसरा है अधोजम लार ग्रंथि, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, तीसरा है अधोजिन्हा लार ग्रंथि। तो ये लार ग्रंथि के बारे में आप लोग देख लिए, जो कि 3 होता है, आप लोग को बता दिए। अब यहाँ पे लार है, देख सकते हैं लार के बारे में लिखा गया है, ये भी आपका सहायक ग्रंथि का है। उसके बाद जठर तंत्र आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है। ठीक है, अब यही जो है गैस्ट्रिक जठर तंत्र के बारे में पूछेगा तो यही जठर तंत्र होता है जो पाचन में भूमिका निभाता है। ठीक है, जठर तंत्र में कौन कौन सा होता है तो आपको पहले ही बता देता हूँ, लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, मतलब ये होता है। ठीक है, अमाशय से जो सीक्रेट होता है वो होता है। तो ये सब जो है सीक्रेट करता है, जो भोजन में क्या होता है, पाचन में भूमिका निभाता है, तो वही जठर तंत्र होता है। तो जठर तंत्र में आपको लीवर के बारे में भी लिखना पड़ेगा, आंत के बारे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज के बारे में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे जो है जठर रस का स्रावन होता है। ठीक है ना, चलिए
अब यहाँ पे नर प्रजनन तंत्र है। नर प्रजनन तंत्र का मतलब होता है कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा तो नर प्रजनन तंत्र के बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है सबसे पहले देखिएगा कि नर प्रजनन तंत्र में जो है कितने अंग पाए जाते हैं। तंत्र है तो अंग का निर्माण होगा ही होगा। तो जैसे देख लीजिए, पहला है एस्क्रोटम, जिसको हम लोग वृषण या वृषण कोष कहते हैं। दूसरा है अधिवृषण एपिडाइडेमिस होता है। तीसरा है शुक्रवाहिका वेस्टिबुल्स, ठीक है। और चौथा है आपका शुक्राशय सेमिनल वेसल्स। पांचवा है यूरेथ्रा मूत्रमार्ग। छठा है पेनिस। सातवां है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये कुल 7 याद रखिएगा। और यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबके बारे में 2-2 4-4 लाइनें आपको लिखना पड़ेगा और चित्र बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को अगर बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे पहले, तो अगर वो इतना चीज़ भी याद रखते हैं और क्या बोलते हैं चित्र बना देंगे, तो उनको जो है 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वो पॉइंट सभी याद रखते हैं और इतना लिखने के बाद जो है एक चित्र बना देंगे, दर्शा देंगे, तो 5 नंबर आराम से उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 9 से तो हाँ होगा ना। चलिए, बाकी जो लोग पढ़े हैं, कंप्लीट जानते हैं कि कौन क्या होता है, तो उसको सिर्फ पॉइंट याद रखना है जो कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मादा जनन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में लिख देना है कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। और मादा जनन तंत्र में निम्न अंग शामिल होते हैं। कौन कौन? एक होता है ओवरी, अंडाशय, अंडवाहिनियाँ होता है। उसके बाद जो है गर्भाशय यूट्रस, और चौथा योनि होता है, भेजिना होता है। और ये चारों के बारे में आपको लिख देना है। गर्भाशय के बारे में अगर सिर्फ पूछेगा तो गर्भाशय की रचना में आप लोग जानते हैं कि गर्भाशय एक खोखला मसल्स का बना होता है, जो क्या होता है गर्भ अवस्था में जो है फैल जाता है और गर्भ अवस्था के बाद पुनः अपने जगह पर आ जाता है, ठीक है। और गर्भाशय जो होता है नाशपाती के आकार का होता है, आप लोग को ये सब पता है। गर्भाशय जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि गर्भाशय जो होता है यह 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। तो ये जो है आपका गर्भाशय का मैं बता दिया थोड़ा मोड़ा। अगर गर्भाशय सिर्फ पूछेगा तो लिख दीजिएगा। बाकी मानव श्वसन तंत्र भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। देख लीजिए, मानव जो होता है आप लोग को पता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पहला लिखना है कि मानव में प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, जो वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने एक कटघेरे में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें रिब्स कहते हैं। फेफड़ा तक बाहरी वायु के आगमन हेतु नासिका, प्रश्नी, वायुनाल, ग्रसनी होगा, प्रश्नी नहीं ग्रसनी, वायुनाल तथा इसकी शाखाएं मिलकर एक जटिल वायु मार्ग बनाती है। अतः ये सारे अंग मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। आपको श्वसन के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि श्वसन होता क्या है, श्वसन तंत्र है क्या, ठीक है। तो ये सब जो है आप देखिए, श्वसन तंत्र होता है या फिर श्वसन तंत्र के पथ जो निर्माण होता है, जो अंग सब मिलकर तंत्र बनाता है, वो कैसे होता है। पहला होता है नासाद्वार। नासाद्वार का मतलब नाक होता है, ठीक है ना। ग्रसनी फेरिंग्स होता है, जो कि मैंने ऊपर बताया कि यह पाचन और श्वसन दोनों में काम करता है। तीसरा है क्या होता है, कंठ है, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, इसको स्वर तंत्र भी बोलते हैं। उसके बाद है श्वास नाल है, ट्रेकिया होता है। उसके बाद श्वसनी है, मतलब ब्रोंकी है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियाल है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है, फेफड़ा लंग्स है, एल्वोली है, और फिर एल्वोली कोशिका को ऑक्सीजन देता है और फिर यह रुधिर में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है श्वसन का आपका होते रहता है काम, और ये सब अंग जो है शामिल होता है, ठीक है। नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियाज, ठीक है। उसके बाद लंग्स, एल्वोली, सेल, ब्लड, ठीक है। ये श्वसन का अंग होता है। ये सारे मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है, और इस सब के बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइनें लिखना पड़ेगा, तब जाके श्वसन तंत्र का कंप्लीट हो पाएगा, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को मैं ये सारी चीज़ें बता दिया, इसका कोई जरूरी। अब मानव श्वसन तंत्र जो होता है आप लोग को मैं बता दिया, वो तो देख लिए सम्मिलित रूप से बता दिए हैं कि इतना अंग शामिल होता है, ठीक है। बाकी श्वसन तंत्र में जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। पहला जो भाग होगा ऊपरी श्वसन, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक होता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब निचला। और एक होता है श्वसन मांसपेशी शामिल होता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला में होगा नाक होगा, मुख होगा, ग्रसनी होगा और लैरिंग्स होगा। लैरिंग्स तक जो है ऊपर वाला होता है, ठीक है। नजल, नोज, मुख, ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। इतना तक ऊपर वाला होता है, याद रखिएगा। अब नीचे दूसरा जो होता है निचला वाला कौन कौन सा होता है, तो निचला वाला में जो होता है आपका श्वास नली, ट्रेकिया होगा, फेफड़ा होगा, उसके बाद ब्रोंकाई होगा, उसके बाद ब्रोंकियल होगा, और उसके बाद एल्वोली होगा, ठीक है। तो ये सब नीचा वाला होता है, समझ गए। तीसरा जो श्वसन तंत्र में होता है वो मांसपेशी भाग लेता है। जो मांसपेशी क्या होता है, श्वसन, जैसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, यह क्या होता है, शिथिल और संकुचन होता है, श्वास लेने और छोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो ये भी एक श्वसन तंत्र का हिस्सा ही होता है। बाकी श्वसन की क्रिया विधि आपसे अगर पूछेगा
तो आप लोग को श्वसन की प्रक्रिया पता होना चाहिए कि श्वसन की प्रक्रिया होता क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि श्वसन की प्रक्रिया है क्या। तो श्वास के द्वारा, नाक के द्वारा जो है श्वास को जो है वायु को या फिर गैसों को जो है अंदर लेना और फिर छोड़ना जो है श्वसन प्रक्रिया कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो है विखंडन होता है, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में समय टूटता है, पता होना चाहिए। श्वसन प्रक्रिया लिखने के बाद ए वाला आप लिख दीजिएगा, एक्सपायरेशन बाह्य श्वसन और इंस्पायरेशन मतलब आंतरिक श्वसन, और दोनों के बारे में लिखेंगे कि बाह्य श्वसन कैसे होता है, श्वसन को जो है छोड़ा कैसे जाता है, यह बाह्य श्वसन है, और आंतरिक श्वसन है मतलब श्वसन को अंदर कैसे लिया जाता है गैस को, तो इसके मैकेनिज्म को बताना पड़ेगा। यह क्रिया विधि है, ठीक है। चलिए, मानव परिसंचरण तंत्र, अब आपसे पूछेगा कि मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में बताइए और जो है मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में डिटेल से बनाइए। तो साथियों, आप लोग को पता होना चाहिए जो परिसंचरण तंत्र होता है वह जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है बंद परिसंचरण और एक होता है खुला परिसंचरण, ठीक है। परिसंचरण का मतलब होता है कि सर्कुलेशन और ब्लड मतलब रक्त का सर्कुलेशन पूरे शरीर में कैसे होता है, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को भ्रमण करने की ही जो है हम लोग परिसंचरण कहते हैं, ठीक है, या भ्रमण भी कह सकते हैं। मनुष्य में जो होता है क्लोज परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण होता है, जबकि जो कीट होता है, कीट पतंग, उसमें खुला ओपन जो है सर्कुलेटरी होता है, ठीक है। मानव रुधिर का जो होता है वो 7.4 होता है। रुधिर जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए विभिन्न पोषक तत्व को क्या करता है, हर एक जो है कोशिका तक पहुंचाता है, साथ में ऑक्सीजन को भी विभिन्न कोशिकाओं तक और जल को भी पहुंचाता है, ठीक है, जिससे हमारा कोशिका को ऊर्जा मिलता है और जिससे हम शरीर को हिष्ट पुष्ट रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि परिसंचरण तंत्र में जो हिस्सा होता है, मुख्यतः परिसंचरण तंत्र में ब्लड होता है, ब्लड के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद ब्लड वेसल्स होता है जिसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होता है, तीनों होता है। रक्त परिसंचरण में क्या क्या लिखना होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रक्त परिसंचरण में आपको ब्लड के बारे में बताना पड़ेगा कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट, ब्लड के बारे में लिख देंगे। उसके बाद आप आइएगा ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिका के बारे में लिखिएगा, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड जो भ्रमण करता है उसमें किसका किसका रोल होता है, तो एक तो ब्लड होगा ही होगा। अब ये ब्लड कैसे भ्रमण करता है, तो चूंकि जो ब्लड होता है वह मनुष्य में जो है वह बंद होता है, बंद सर्कुलेटरी होता है, तो वह जो है नली के द्वारा बहता है, ठीक है ना, वह खुला नहीं बहता है ब्लड। तो जो नली से बहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ब्लड वेसल्स, यानी रक्त नालिकाएं, रक्त वाहिकाएं। अब ये वाहिकाएं तीन तरह के होता है। एक आपका होता है क्या चीज़, आर्टरी होता है जिसे हम लोग धमनी कहते हैं, शुद्ध रक्त बहता है। वेन होता है सिरा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और तीसरा होता है कैपिलरीज, ठीक है ना। तो ये जो है तीन आपका रक्त वाहिका है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है परिसंचरण तंत्र में हृदय। हृदय का बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड के सभी अंगों तक भेजने में। जब आपका हृदय स्वस्थ होगा तो ब्लड को पंप करेगा, तो पंप जो है करने पर जो है विभिन्न वाहिकाओं के द्वारा, नलियों के द्वारा रक्त हर एक अंगों तक जाता है। तो यह हार्ट ही करता है, भेजता है ब्लड को, ठीक है। तो हार्ट भी जो है इसमें शामिल है। तो आपसे चाहे सर्कुलेटरी पूछ ले उसमें भी हृदय के बारे में लिखना पड़ेगा, या फिर सीधा हृदय के बारे में पूछ दे तो पहले हृदय के बारे में लिखिएगा कि हृदय होता क्या है। हृदय बिल्कुल मसल्स के बना हुआ खोखला होता है, मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान होता है, जिसमें 4 चेंबर होता है, जो थोरेटिक कैविटी में मौजूद होता है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में मौजूद होता है, ठीक है ना। और यह जो है हर एक समय धड़कते रहता है, यानी अपना काम करते रहता है। यह ब्लड को पंप करने का काम करता है, संपूर्ण शरीर तक भेजने का ये सब काम करता है। तो इतना हृदय के बारे में लिखने के बाद, ठीक है, हृदय के वजन लिखने के बाद हृदय का चित्र बना दीजिएगा, और चित्र बनाने के बाद फिर लिखिएगा हृदय का स्ट्रक्चर, हृदय कैसे जो है बनता है। तो देखिए हृदय में 4 जो है आपके क्या होते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। हृदय में 4 जो है आपके क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 ब्रांचेज होते हैं। जैसे मानिए आपका ये हृदय है, ठीक है, ये हृदय है, इस प्रकार से हृदय मैं बना दिया। अब ये हृदय है तो मैं इसमें 4 कोष्ठक के बना दिया, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला एट्रियम होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाला को अलिंद कहते हैं और नीचे वाला को निलय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ भी एक छिद्र होता है, कपाट होता है, और यहाँ भी एक कपाट होता है, ठीक है, जो खुलता है, जो इसमें का ब्लड जो है इधर आता है और फिर यहाँ का ब्लड यहाँ आता है। एक कपाट खुला रहेगा तब ना, तो ये कपाट जो है जब ब्लड आता है तो कपाट खुलता है, और जब ब्लड नहीं जाता है तो कपाट बंद हो जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस चलते रहता है। तो ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय होता है। अब ये जो है इस साइड का आपका राइट होता है और इस वाला जो है लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऊपर में राइट लेफ्ट और नीचे में भी राइट लेफ्ट होता है। कुल 4 चेंबर होता है। तो यहाँ ब्लड जो है
अशुद्ध ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, फिर यह पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और शुद्ध ब्लड फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जाता है ऑक्सीकृत होने के लिए। अब यहाँ पे जब आता है तो इसमें ऑक्सीजन भरकर ये यहाँ ब्लड ऑक्सीजन वाला यहाँ आता है इसमें, और यहाँ आने के बाद जो है यह फिर से यहाँ भेजता है, और ये वेंट्रिकल क्या करता है, ये भेजता है आर्टोरा में, महाधमनी में, और महाधमनी सभी धमनियों में भेज देता है, और जिससे शुद्ध रक्त शरीर को मिलता है, ठीक है। चलिए समझ गए 4 चैम्बर, मैं यही 4 चैम्बर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि ये चीज़, अब आप यहाँ पे आइए मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। अब बाकी हाँ एक चीज़ और बना देते हैं, जो आपका हृदय का जो मसल्स होता है वह 3 लेयरों में बना होता है। ये भी लिखना पड़ेगा कि हृदय के रचना में जो है जो बना होता है हृदय, उसमें 4 लेयर से बना होता है। एक होता है आपका ऊपर वाला पेरिकार्डियम, मध्य वाला होता है मायोकार्डियम, और तीसरा होता है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये 3 आप लोग को लिखना पड़ेगा अगर हृदय के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया तो, समझ गए। चलिए हो गया समाप्त। देखिए अब आपसे पूछेगा नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए। सबसे पहले समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन से लेकर स्पाइनल तक का जो अंग मिलकर बनाता है वही नर्वस सिस्टम होता है, जो विभिन्न प्रकार के संतुलन कार्यों को और संवेदी कार्यों को जो है नियंत्रण करता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, सोचते समझते हैं, तो सब तो ब्रेन से ही जो है नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका जो है 2 अंग होता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ठीक है। तो आपसे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछे या फिर ब्रेन के बारे में पूछे, ब्रेन के बारे में इस बार लग रहा है कि पूछेगा, तो मस्तिष्क के बारे में पूछेगा तो मस्तिष्क के बारे में लिख दीजिएगा कि मस्तिष्क क्या करता है, क्या काम है, मस्तिष्क जो है किस आकार में होता है, मस्तिष्क जो है कितने वजन में होता है, मेल में कितना फीमेल, मतलब सारा चीज़ें लिख दीजिएगा मस्तिष्क के बारे में। उसके बाद मस्तिष्क के रचना, मस्तिष्क के चित्र बना दीजिएगा और उसमें दर्शा दीजिएगा कि कौन चीज़ कहाँ होता है। उसके बाद मस्तिष्क के रचना लिखिएगा, तो रचना में सबसे पहले लिखिएगा कि मस्तिष्क 3 आवरणों से बना होता है, और वो आवरण होता है जिसे हम लोग झिल्ली कहते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं, उससे जो है ब्रेन ढका होता है जिससे सुरक्षा देता है, ठीक है। तो जो देता है वो 3 लेयरों से बना होता है, चाहे आपका ब्रेन हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो, इसको सुरक्षा, दोनों को सुरक्षा जो है मेनिंजिस ही देता है। और ये मेनिंजिस जो है 3 लेयरों से बना होता है। पहला होता है दृढ़ तनिका ड्यूरामेटर, दूसरा होता है आर्केनॉइड, और तीसरा होता है पाइयामेटर यानी मृदु तनिका। तो चाहे आपके मस्तिष्क के कवर के बारे में पूछे या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछे, तो तीनों को जो रचना में जो सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, वह मेनिंजिस देता है। जो मेनिंजिस 3 भागों में बटा था, जिसको मैंने बता दिया, ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड और पियामेटर, ठीक है। चलिए अब मस्तिष्क में जो है आपके, अब मस्तिष्क का तो कवर देख लिए, रचना में ढकने का काम, सुरक्षा देने का। अब मस्तिष्क के प्रमुख भाग को आपको बांटना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए मस्तिष्क में 3 भाग होता है। एक होता है फोरब्रेन, आगे का मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, समझ गए। चलिए तो इतना लिखने के बाद अब आप लोग को पता होना चाहिए कि फोरब्रेन में कौन कौन सा होता है। तो देखिए फोरब्रेन में आपका 2 चीज़ें होता है, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है डायनसेफेलॉन, ठीक है ना, डायनसेफेलॉन, ठीक है। डायनसेफेलॉन जो होता है, डायनसेफेलॉन होता है, और एक सेरेब्रम होता है, फोरब्रेन आगे के मस्तिष्क। और ये जो सेरेब्रम होता है ये मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। चलिए सेरेब्रम हो गया आपका। अब यहाँ पे पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन जो होता है पश्च मस्तिष्क, इसमें देखिए आपका अनुमस्तिष्क होता है, पोन्स होता है, मेंडुला और अम्लगेटा से बना होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है इसमें देख लीजिए अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सेरेब्रम हो गया, ये सब लिख दीजिएगा, मेंडुला अम्लगेटा सब इसी का भाग है, और पोन्स वाला ये सभी है। मिड ब्रेन जो होता है उसका उतना जो है रोल नहीं है, ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है पता होना चाहिए। तो आपको टोटल यूरिनरी सिस्टम के बारे में लिखना पड़ेगा कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से इसका क्या काम होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो अंग शामिल होता है देख लीजिए, 2 किडनी होता है, 2 यूरेटर्स होता है, मूत्र नली, और एक यूरिनरी ब्लेडर मूत्राशय होता है, और एक मूत्र मार्ग होता है। चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए 2 किडनी है, यहाँ से एक नली आया, यहाँ से एक नली आया, ये मूत्राशय हुआ, और यहाँ से एक जो है आपका मूत्र मार्ग बाहर निकल गया। यह ब्लेडर, यह यूरेटर्स, और ये आपका किडनी, और ये यूरेथ्रा, समझ गए। तो ये जो है नामकरण कर दीजिएगा, चित्र बना दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद किडनी के बारे में थोड़ा लिखिएगा, मूत्र नली के बारे में थोड़ा लिखिएगा, ब्लेडर के बारे में थोड़ा लिखिएगा, और मूत्र मार्ग के बारे में लिखिएगा, तो 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यही यूरिनरी सिस्टम होता है।
चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रंथि क्या होता है। तो आप लोग को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि है ये, और ग्रंथि का वर्गीकरण जो किया गया वह 3 भागों में किया गया। पहला किया गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, वैसा ग्रंथि जो बाहर की तरफ स्रावित करता हो, ठीक है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि जो आंतरिक से चीज़ों को स्रावित करता है, ठीक है, जैसे पीयूष, थायराइड, थाइमस, ठीक है। उसी प्रकार से विषम स्राव ग्रंथि या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होता है यह अग्नाशय आपका है, जो आपका हेटेरोक्राइन है, मतलब यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मिश्रण है, ठीक है। इसी को हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताइए, अंतःस्राव तंत्रिका के बारे, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताइए, इंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के ग्रंथियाँ मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम या इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, बनाता है, तंत्र बनाता है। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा है, तो प्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। ये सब आपके जो है आंतरिक स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। देख लीजिए कौन चीज़ें कहाँ से स्रावित होता है, यहाँ पे दिया गया है, आपको PDF दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फीमेल में होगा तो ओवरी होगा, ठीक है। उसके बाद और सारा ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं, एड्रीनल ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक आइजेलेंट है, अग्नाशय है, और जनन ग्रंथियाँ में ओवरीज है स्त्री में, और पुरुषों में टेस्टिज है। ये सब आपके क्या है, आंतरिक ग्रंथि है, आंतरिक इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब मैं पहले ही बता देता हूँ, कम से कम आपको एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, ओवरीज के बारे में, ठीक है, और ऊपर में क्या था आपका यहाँ पे, और ऊपर में जो है आपका प्यूटरिट और थायराइड, ये 4 ग्लैंड के बारे में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है पूछ देगा, ठीक है। बाकी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इतना लिखने के बाद सबके बारे में 2-2 4-4 लाइनें लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपसे और पूछा जाएगा कि पीयूष ग्रंथि के बारे में बताइए, इसके कार्यों के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें 2 होता है, एक एंटेरियर एक पोस्टेरियर, 2 खंड होता है। और यह जो है कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि जो है आपके ब्रेन के नीचे जो होता है उसमें जो है स्थित होता है, ठीक है। और यह जो है मटर के दाने के समान होता है। और इसी प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा कि इससे जो है स्रावित होने वाले हार्मोन निम्नलिखित है, ठीक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, GH हार्मोन, PH प्रोलैक्टिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, और किससे क्या काम होता है मैं PDF दूंगा, वहाँ से पढ़िएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। एड्रीनोकॉर्टिकोटिक ACTH, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और उसके बाद आता है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ छठा, इतना सारा आपको जो है एंटेरियर से आगे वाला से स्रावित होता है, आगे वाला लोब से, ठीक है। बाकी इसमें जो दूसरा लोब होता है जिसे हम लोग पोस्टेरियर प्यूटरिट बोलते हैं, ठीक है, पीछे का लोब होता है। तो ये पीछे के लोब से 2 हार्मोन जो है सीक्रेट होता है, एक होता है आपका वैसोप्रिन, और इसी को एंटी डायबिटिक कहते हैं, और एक ऑक्सीटोसिन होता है। ये 2 जो है आपके पोस्टेरियर से स्रावित होते हैं, वैसोप्रिन, ऑक्सीटोसिन, समझ गए। चलिए समाप्त हो गया। अब आपसे पूछेगा कि भाई त्वचा के बारे में बताओ, त्वचा क्या होता है, ठीक है, त्वचा के बारे में समझ गए। चलिए त्वचा के बारे में जानते हैं, त्वचा क्या होता है। देखिए त्वचा जो होते हैं, त्वचा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। त्वचा जो है 2 प्रकार के जो है आपके मिलकर बना होता है, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, ठीक है, एक बाह्य त्वचा और एक अंतः त्वचा, ओके। अब जो अंतः त्वचा है इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि अंतः त्वचा में जो है सभी चीज़ें मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा झमेला नहीं है। एपिडर्मिस जो है बाह्य त्वचा, इसमें झमेला है। एपिडर्मिस में देख लीजिए क्या क्या जो है कौन कौन से लेयर है। एपिडर्मिस में 4 लेयर याद रखना पड़ेगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और जर्मिनेटिव लेयर। ये 4 लेयर आपके एपिडर्मिस में होते हैं, जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और जर्मिनेटिव लेयर। ये है पहला में आपको 4 लेयर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और जर्मिनेटिव लेयर, ठीक है। और दूसरा तो अंतःचर्म त्वचा, यानी जो है अंतः त्वचा है ही, जिसमें सभी प्रकार के नर्व, सभी प्रकार के ग्रंथियाँ मौजूद होती है, ठीक है। चलिए अब त्वचा के क्या क्या कार्य होता है ये भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा त्वचा के रचना के साथ कार्य लिखे। तो त्वचा के कार्य में विभिन्न कार्य होता है, जैसे प्रोटेक्टिव कार्य, रक्षात्मक कार्य, शरीर के तापमान के नियत बनाने रखने का कार्य, सिक्रेशन का कार्य, जैसे आपको पसीना वगैरह का सिक्रेट करता है, जिससे यूरिया वगैरह भी निकलता है। समान संवेदना का भी कार्य करता है, चींटी काटिए तो आपको संवेदना लगेगा, महसूस होगा। उत्सर्जन का भी काम करता है, एब्सॉर्प्शन अवशोषण का भी काम करता है, जैसे मालिश करते हैं तो अवशोषण होता है ना। संश्लेषण का भी काम करता है, और जलीय संतुलन भी बनाता है, शरीर में ज़्यादा जल होता है तो पसीना के द्वारा बाहर निकल देता है। अम्ल क्षार के संतुलन भी बनाता है, जो पसीने के द्वारा निकल जाता है। और स्टोरेज का भी यह काम करता है, संचित होने का भी काम करता है, ठीक है।
हो गया समाप्त। कान क्या होता है, कान के बारे में आपसे पूछेगा 5 नंबर में, ज़्यादा नहीं पूछेगा, 5 नंबर में कान के बारे में पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि कान क्या होता है, देख लीजिए। और कान में जो है आपके कुछ अलग अलग लेयर होते हैं। बाह्य कान मतलब एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर या इसी को लिम्पेन कैविटी कहते हैं, मध्य कान, ठीक है। और तीसरा जो है आंतरिक कान या इसी को लेबरिंथ बोलते हैं। और चौथा है एकॉटिस नर्व मतलब एकॉस्टिक नर्व, सुनने का नर्व। और एक है एकॉस्टिक सेंटर, मस्तिष्क में स्वरण केंद्र, ठीक है। तो ये 5 याद रखिएगा। बाकी मेन रूप से कान में 3 ही लेयर होता है, बाह्य, आंतरिक और मध्य, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ तक कम से कम। और बाकी यह तो दोनों तो क्या है आपका नर्व है, एक तो एकॉस्टिक नर्व है सुनने का, ठीक है, जो हमें पता चलता है कि हम फलाने चीज़ें सुन रहे हैं। बाकी यहाँ से देख लीजिए आप लोग कि इधर का ये जो भाग है यह अंदर का है तो इसलिए इनर ईयर है। और ये जो होता है अंदर से बाहर वाला के बीच में जो भाग है यह मिडिल है। और इसके बाद के सब जो है आपके आउटर लेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको मिडिल तक तो जो है आप नहीं देख पाते हैं, जो भी आप होल देखते हैं बाहर वाला ही देखते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिए अंदर में कोक्लिया होता है, एक नर्व निकला होता है जिससे हम कोई भी चीज़ सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हम सुन रहे हैं, ये हमारे दिमाग को संदेश में भेजता है, ठीक है। एक है सेमी कलर कैनल है ये। उसके बाद राउंड विंडो है, देख लीजिए ये वाला। और हैमर है, ये वाला हैमर है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी कैनल है ये, और ये इनकस है, और ये पीना है, ये सब बाहर वाला। तो कान के बारे में चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। चित्र बना दीजिएगा, आप लोग बना दीजिएगा ना, नहीं बनाइएगा तो काट लेगा नंबर। उतना लिखने के बाद चित्र बना दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थियों का वर्गीकरण। तो अस्थियों का वर्गीकरण जो है, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अस्थि पाए जाते हैं, उनके रचना और बनावट के अनुसार 5 भागों में बांट दिया गया है। अस्थियों के वर्ग देखिए, अभी तक जो है अस्थि संधि के बारे में बहुत बार वर्गीकरण पूछा गया है कि हड्डी जो है संधि का, ज्वाइंट्स का क्लासिफिकेशन बताए। तो इस बार हो सकता है बोन्स का क्लासिफिकेशन पूछ ले, तो इसको भी याद करना जरूरी है। एक होता है लॉन्ग बोन, एक होता है शॉर्ट बोन, एक होता है फ्लैट यानी चपटा बोन, एक होता है अनियमित इरेगुलर बोन, और एक होता है सिस्मोइड बोन यानी वर्तुलिका अस्थि। तो ये 5 अस्थि याद रखिएगा एग्जाम के लिए, और सब हम पढ़ा चुके हैं कि किसमें क्या होता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के साथ में पढ़ाए हैं। अब कान के अस्थियों के वर्णन अगर आपसे पूछ ले तो बहुत आसान है, आप लोग सीधा बनाइएगा, कान के अस्थि के बारे में लिख दीजिएगा, जिससे हम लोग तीनों जोड़ों जो अस्थि होता है कान का उसमें ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। कान के अस्थि के बारे में पूछता है, 3 अस्थि, एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेपिज, ठीक है। तो यह 3 जो है मिलकर बना होता है जिसे हम लोग ऑसिकल कहते हैं। अगर सीधा कान रहेगा तो कान का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा चित्र, और कान क्या होता है लिख दीजिएगा क्या काम है, और कान का जो भाग है फर्स्ट, आउटर, मिडिल और इंटरनल, वो लिखने के बाद चित्र बना दीजिएगा। और कान के क्या काम है ऊपर रहेगा ही, 5 नंबर मिल जाएगा, उतना ही पर एक पेज हो जाएगा। अगर कान के हड्डियों अस्थियों का वर्गीकरण पूछेगा तब आप ये लिखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए जोड़ या संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अब यहाँ पे आया संधि का वर्गीकरण, ज्वाइंट या आर्टिकुलेशन का टाइप्स। तो पहला होता है फाइब्रियस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजियस ज्वाइंट, उपास्थि संधि, और तीसरा होता है साइनोबियल ज्वाइंट, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में हो सकता है सिर्फ साइनोबियल ज्वाइंट्स के बारे में ही पूछ ले, तो साइनोबियल ज्वाइंट्स के बारे में जो है आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही कुछ चित्र होता है साइनोबियल ज्वाइंट का, तो आप लोग चित्र बना के जो है क्या कीजिएगा, साइनोबियल ज्वाइंट के बारे में लिखिएगा, तो 5 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर अस्थि के वर्गीकरण नहीं पूछ के संधि का ही वर्गीकरण पूछे, जो बहुत बार पूछ चुका है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। संधि होता क्या है उसके बारे में लिख दीजिएगा, और लिखिएगा फाइब्रियस ज्वाइंट, तंतुमय संधि, उपास्थि, कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स और साइनोबियल ज्वाइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पे देखिए आँखों का भाग पूछ सकता है कि आँखों का चित्र बनाइए और इसकी रचना बताइए, ये 10 नंबर 5 नंबर कुछों में पूछ सकता है। तो देख लीजिए आँख का चित्र कैसा है, देख लीजिए ऐसे कर देना है और ऐसे आ जाना है, फिर ऐसे आ जाना है। ये नर्व होगा जो कि ब्रेन में कनेक्ट होगा, जो कुछ हम देखते हैं तो ब्रेन को पता चलता है कि हाँ हम फलान चीज़ देख रहे हैं, तो ये संदेश पहुँचता है इस नर्व से। बाकी इसमें एक लेंस होता है और इसके बाहर होता है, एक इसके आगे होता है, और बाकी यह जो है आपके सब ऊपर से लेयर होता है। बना दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ ये वाला आइरिस होता है, ये आइरिस है, ये वाला बीच वाला लेंस है, और ये जो है इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग विट्रियस जेल बोलते हैं, और ये आपका आंतरिक सतह रेटिना है, ये आर्केनॉइड है बीच वाला, और यह जो है ये भी स्क्लेरा है, ठीक है। और ये बाह्य वाला जो है आपका कॉर्निया है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लिए एंटेरियर ये बाह्य वाला है, पोस्टेरियर ये पीछे वाला है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब आँख के रचना में देखिए आँख क्या होता है इसके बारे में लिख दीजिएगा। आँख हमारे शरीर का जो है एक दृष्टि ज्ञान है, ठीक है। और यह दृष्टि ज्ञान होने के साथ साथ यह एक जटिल ज्ञान इंद्रिया भी है, जिसका व्यास मतलब आँख के बारे में जितना भी आप जानते हैं लिखने के साथ आप स्ट्रक्चर आँख के बताइएगा, ठीक है। तो आँख के स्ट्रक्चर में देख लीजिए
सबसे पहले आपको याद रखना है कि आँख में मुख्य 3 चीज़ें बनकर होता है, ठीक है, 3 चीज़ें से बनता है। एक आउटर या फाइब्रियस कोट होता है, मिडिल वैस्कुलर कोट होता है और रेटिना या फिर इनर नर्वस कोट होता है। क्या होता है? आउटर मतलब बाह्य वाला, बाह्य तंतुमय, आउटर फाइब्रस कोट, कोट मतलब परत। मध्य वाला मिडिल वैस्कुलर कर्ट होता है जिसमें बाहिका सब जाता है मध्य वाला में। और आंतरिक होता है जो रेटिना होता है, या इसी को इनर नर्वस कोट कहते हैं जिसमें तंत्रिका नर्व रहता है, ठीक है, हो गया। अब पहला है देख लीजिए आउटर फाइब्रस कोट है। अब इस आउटर फाइब्रस कोट में स्क्लेरा है, कॉर्निया है, ठीक है, और मिडिल, ये 2 चीज़ें होता है आपका आउटर वाला में, स्क्लेरा और कॉर्निया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग देख लीजिए दूसरा है मिडिल वैस्कुलर कोट में क्या होता है, एक आर्केनोइड कोरोइड होता है जिसे हम लोग रंजीत पटल बोलते हैं, सिलियरी बॉडी, ठीक है। उसके बाद आइरिस पुतली होता है, तो ये मध्य वाला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है रेटिना है। रेटिना में एक होता है अग्र कक्ष और एक होता है आपका लेंस यानी पश्च कक्ष यानी लेंस होता है, एंटेरियर होता है और एक लेंस होता है, ये रेटिना के अंग में, ठीक है, या इसी को इनर नर्वस कोट कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए तो यहाँ पे आँख भी हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि मस्तिष्क के चित्र बनाकर इसके जो है डिटेल्स में बताए, मस्तिष्क के चित्र बनाकर, ठीक है, जो नर्वस क्रेनियल नर्व है उसके बारे में बताएं। तो देखिए क्रेनियल नर्व कितने हैं? 12 जोड़े हैं, इसको आपको याद होना चाहिए। कुल 12 जोड़े जो है आपको क्रेनियल नर्व है जो तंत्रिकाओं के रूप में निकलती है ब्रेन से, और ये जो है विभिन्न प्रकार के, इससे हम लोग सेंसरी कहते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के चीज़ों को ज्ञान का या आभास करवाता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 12 जोड़ी पूरा होता है। पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व जो सूंघने का जो है गंध का आभास कराता है। दूसरा जो है ऑप्टिक नर्व जो देखने का काम कराता है, ठीक है। तीसरा है ऑक्लूमोटर नर्व मतलब नेत्र संचालित तंत्रिका। ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है, यानी ट्रोक्लियर नर्व है। पांचवा है त्रिशाखा तथा ट्राइफेसियल तंत्रिका, ट्राइजेमियल या ट्राइफेसियल नर्व, ठीक है। अपवर्तनी तंत्रिका एबडक्सेंट नर्व, फेसियल नर्व है, ठीक है। उसके बाद एकॉस्टिक या ऑडियोरी नर्व सुनने का है। उसके बाद है जिह्वा कंठ तंत्रिका, ग्लोसोफेरिंगल नर्व। उसके बाद है वेगस नर्व जो कि 10वां है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि वेगस तंत्रिका 9वां तंत्रिका है, तो नहीं 10वां है, देख लीजिए। 11वां देखिएगा सुषुमनीय सहायक तंत्रिका स्पाइनल एसेसरी नर्व, और 12वां है हाइपोग्लोसल नर्व जिह्वा अधोवर्ती तंत्रिका। समझ गए? तो ये कुल 12 जोड़ी आप लोग यहाँ पे देख लिए क्रेनियल नर्व को। अब आपको इसको याद कर लेना है, कम से कम मेन पॉइंट को याद कर लेंगे और ब्रेन के चित्र बना देंगे तो आपको जो है 10 नंबर में 8 नंबर 7 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसमें कंप्लीट थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लिख देंगे कि किसका क्या काम है, तो आप आसानी से जो है 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपको पूछ ले सर्वाइकल नर्व के बारे में, स्पाइनल नर्व के बारे में पूछ ले, क्रेनियल नर्व के बारे में नहीं पूछ के स्पाइनल नर्व के बारे में पूछ ले। तो स्पाइनल नर्व जो है वह 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं इसके दाएं एवं बाएं और जो है आपके वर्टिब्रा होता है, ठीक है, 31 जोड़ी, ठीक है। देख लीजिए C से C8 होता है, C1 से लेकर C8 तक, CA सर्वाइकल 8 होता है। थोरेटिक T1 से लेकर T12 तक होता है, 12 जोड़ी होता है। और लंबर होता है L1 से लेकर L5 तक जो कि 5 जोड़ी, और सैक्रल होता है S1 से S5 तक जो कि 5 जोड़ी, और कॉस्जियल जो होता है वह 1 जोड़ी होता है। कुल 31 जोड़ी है स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए यकृत है, लीवर के बारे में आपसे पूछ सकता है, लीवर के बारे में बहुत आसानी से पूछ सकता है आपसे। लीवर जो होता है उसके रचना में आप लोग सब जानते हैं, लीवर क्या होता है, क्या काम करता है, कहाँ है, किस साइड में है पेट के। तो इस सारे रचना लिखने के बाद, लीवर के बारे में कार्य लिखने के बाद लीवर का चित्र बना दीजिएगा, जो कि यहाँ पे बना गया है, बहुत आसान है। राइट लोब और लेफ्ट लोब 2 लोब होता है, ठीक है। बाकी इससे थोड़ा गोल्ड ब्लेडर लगा है, ठीक है ना। चलिए ये सारे चीज़ें आप जान गए। अब इसके रचना में जो है देख लीजिए, इसके रचना में जो होता है इसमें जो है 5 वाहिका जो है लगा होता है, यकृत में 5 वाहिका लगा होता है जिससे ब्लड आता जाता है, विभिन्न सप्लाई होता है, जो मेटाबॉलिक क्रिया होता है, ठीक है ना। जैसे हेप्टिक आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद पोर्टल वेन है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिएगा इसमें है यकृत शिरा, हेपेटिक वेन है। उसके बाद हेपेटिक नालिका, हेपेटिक डक्ट्स है, और बाइल डक्ट्स मतलब पीत वाहिनी भी इसमें है, ठीक है, जिससे पीत पित्ताशय में आता है। तो चीज़ें समझ गए कि इतना सारे कौन कौन से होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हेपेटिक धमनी, पोर्टल शिरा, हेपेटिक नलिका, यकृत शिरा और पीत वाहिनी, ठीक है। चलिए
हृदय चक्र क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। हृदय चक्र, जो हृदय काम करता है अपना, वो जो है साइकिल में चलते रहता है, चक्रीय चलता रहता है, इसीलिए इसे चक्र कहते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है कि हृदय जो है कितना बार जो है स्पंदन करता है, तो इतना पता है आप लोग को। यह जो है पूरे शरीर के वजन के कितना भाग होता है, कितना ब्लड को यह जो है पंप करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है देख लीजिए, यह शिथिल और संकुचन में स्पंदन करता है, और यह पूर्ण प्रक्रिया जो है बार बार दोहराता है, इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसमें जो है ये साइक्लिक करने में 4 चीज़ें हैं। एक होता है आलिंद संकुचन, आर्टीरियल सिस्टोल, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, निलय संकुचन, 2 संकुचन होता है और 2 शिथिल होता है, ठीक है। आलिंद शिथिल मतलब आर्टियल डिस्टोल, और यहाँ पे एक और होगा निलय शिथिलन। तो ये 2 आपका शिथिलन और 2 संकुचन होता है, जिसमें आपका 2 निलय होता है और 2 आलिंद जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए, रक्त से क्या समझते हैं, रक्त के बारे में कंप्लीट लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है रक्त के लिखिएगा घटक में कि रक्त में क्या क्या होते हैं। 55% भाग प्लाज्मा होता है, 45% भाग में रुधिराणु होते हैं, और इस रुधिराणु में कार्पसल्स में 3 चीज़ें होता है, 3 घटक होता है, जिसे आरबीसी एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये 3 घटक होता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, चाहे आरबीसी के बारे में पूछेगा लिख दीजिएगा। अब जीवाणुओं का वर्गीकरण करें, बैक्टीरिया का क्लासीफाई करें डायग्राम के साथ में, ठीक है। तो जीवाणु क्या होता है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा कि क्या है। इसका व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रो मिलियन होता है, इतना साइज इसका 0.2 से, ठीक है। और लंबाई 3 से लेकर 5 माइक्रो एम होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इसके आकार के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जो आप लोग कॉकी है ना, कॉकी यह जो है दंडाणु होता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्गीकरण है जीवाणु बैक्टीरिया का, कॉकी के बाद बैसिली गोलाणु होता है, दंडाणु गोलाणु, और एक्टिनोमाइट्स होता है, एक्टिनोमाइट्स होता है, एस्पिरोक्टेस होता है, एस्प्रोचेट्स होता है, और माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। 4 होता है, कॉकी होता है, दंडाणु गोलाणु बैसिली, और एक्टिनोमाइट्स होता है, एस्प्रोचेट्स होता है, और माइकोप्लाज्मा होता है। तो यह 5 वर्गीकरण है, आप लोग लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चित्र बनाना सके तो बना लीजिएगा, ओके। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आपसे भी इसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है कि संक्रमण के संचार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है ना। तो संचार को, संक्रमण की वृद्धि को कौन कौन से प्रभावित करता है, यानी बढ़ाता है या घटाता है, तो देख लीजिए। पहला है इंडोजेनियस इन्फेक्शन, अंतर्जात संक्रमण, ठीक है। दूसरा है एक्सोजेनियस बहिर्जात संक्रमण, और तीसरा है हेल्थी कैरियर, स्वस्थ वाहक। तो ये जो है संक्रमण को प्रभावित करने वाला कारक इंडोजेनियस, एक्सोजेनियस और हेल्थी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। कीमोथेरेपी क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के रसायन के द्वारा विभिन्न बीमारियों को इलाज करना ही एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी कहलाता है, ठीक है। जिसमें सूक्ष्म जीवों को रोकने से लेकर उनके नष्ट करने तक के जो पदार्थ होते हैं वो जो है एंटीबायोटिक कहलाते हैं, ठीक है। बाकी यह कीमोथेरेपी क्या होता है देख लीजिए। कीमोथेरेपी जो एजेंट होते हैं वो जो है आपके बेसिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैसा वो काम करता है। एंटी बैक्टीरियल एजेंट, एंटी पैरासाइटिक, ठीक है ना, एंटी वायरल एजेंट, एंटी प्रोटोजोल एजेंट, और एंटी मलेरिया एजेंट, ठीक है। ये है काम के आधार पर, सूक्ष्म जीवों के एक्टिव के आधार पर, ठीक है। दूसरा देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, मतलब वह जो है अपना असर कैसा दिखाता है। तो बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग, ठीक है। ये 2 ड्रग होता है जो क्या करता है आपको, यह बेसिस होता है मोड ऑफ एक्शन, काम के आधार पर। तीसरा जो आपका कीमोथेरेपी होता है वह होता है जगह, किस जगह पर है चीज़ें उस आधार पर। पेंसिलिन, सिफालास्प्रिन या कोशिका भीति, पोली जो है साइसिन, और तीसरा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। नॉर्मली आप 3 याद रखिए। क्या क्या याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन बीच दे एक्ट, वो कैसा काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। और तीसरा आपका देखिएगा यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, और एक है साइट ऑफ एक्शन। 3 टाइप से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, किसे, कीमोथेरेपी को। अब यहाँ पे देखिएगा जीवाणु रहित करने की अवधारणा का वर्णन, मतलब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस, सीधा एसेप्सिस पूछ देगा 5 नंबर में, तो लिखना पड़ेगा। देखिए, एक संक्रमण से मुक्ति या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से रोकना जो है, देखिए सूक्ष्म जीवों के संपर्क में किसी भी चीज़ को आने से रोकना या मुक्ति दिलाना ही एसेप्सिस कहलाता है। यह कुल 2 प्रकार के आपके होते हैं, एक मेडिकल एसेप्सिस और एक सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। हम ये जो है मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस फुल फॉर्म में डिफरेंस में बता चुके हैं, ठीक है।
पास्चुराइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। पास्चुराइजेशन जो है क्या होता है, ठीक है, देख लीजिए। पास्चुराइजेशन आप लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 मेथड का उपयोग होता है। एक होता है होल्डर मेथड, एक हाई टेम्परेचर एवं शॉर्ट टाइम मेथड, और एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यह 3 विधि का उपयोग किया जाता है पास्चुराइजेशन में, ठीक है। चलिए, पेशियों के प्रमुख विशेषता क्या क्या होता है, तो देखिए पूछ सकता है पेशी क्या है, पेशी के प्रमुख विशेषता बताइए क्या क्या होता है, पूछेगा। तो एक होता है पेशीय बल विशेषता है, पेशिया लचीलापन होता है, पेशीय में समन्वयता होता है, पेशिया में तनाव होता है, टॉन्सिसिटी, ठीक है। पेशीय तालबद्ध मतलब रिदम में होता है, पेशी जागृति स्टिमुलेटिंग होता है, पेशिया कठोरता और संचार होता है, उसमें पेशीय द्वारा रक्त संचार में योगदान मिलता है, ठीक है। पेशीय तंत्र किसे कहते हैं, आपको टोटल लिखना है, लगभग 600 है। यह विभिन्न प्रकार के कार्य करने में, शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करने में बहुत सारे चीज़ें होता है पेशी का, लिख दीजिएगा। उसके बाद पेशी 3 प्रकार के है पता है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। पेशी के बारे में हो गया। प्रजनन तंत्र के बारे में पूछेगा तो प्रजनन तंत्र के बारे में लिखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी प्रजनन तंत्र 2 प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है आपका अलैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मादा और नर दोनों के बता ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, बड़ी आंत क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। बड़ी आंत में जो है 5 अंग होता है। बड़ी आंत में जो है सबसे जो है सिकम अपेंडिक्स, ठीक है ना, अपेंडिक्स होता है, कोलोन होता है, मलाशय होता है, एनल गुद्दा नाली, एनस गुद्दा द्वार होता है, ठीक है। कोलोन होता है सबसे बड़ा बड़ी आंत का, ठीक है। बड़ी आंत के कार्य क्या होता है आप लोग को पता है, लिख दीजिएगा, मैं बता चुका हूँ पहले। अगर आपसे छोटी आंत के पूछे तो आप लोग को पता होना चाहिए। छोटी आंत में सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। छोटी आंत सबसे बड़ा होता है लंबाई में, लेकिन व्यास कम होता है। उत्तक के बारे में पूछेगा तो लिख दीजिएगा उत्तक क्या होता है। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल उपकला, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो उत्तक के बारे में इतना लिखिएगा। बाकी आप लोग जानते हैं संयोजी उत्तक के बारे में आपसे पूछेगा तो लिखना पड़ेगा कि संयोजी उत्तक क्या होता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है संयोजी उत्तक से ही जो है ज़्यादातर मिल के बनता है। संयोजी उत्तक के प्रकार देखिए, फाइब्रोब्लास्ट तंतुमय उत्तक, अवकाशी उत्तक, एरोलर टिश्यू, वसामय उत्तक, एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। चौथा देखिएगा श्लेष्मक उत्तक, म्यूकस टिश्यू, लचीलापन उत्तक, एलो इलास्टिक टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, उपास्थिक उत्तक, ठीक है। और उसका 7वां है लसिकाभ उत्तक, लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है रेटिकुलर टिश्यू, जलीदार उत्तक, अस्थिल उत्तक, ऑसियोसर बोन टिश्यू, और रक्तोत्पादक हेमोपोएटिक टिश्यू, ठीक है, रक्त उत्पादन टिश्यू। तो ये कुल जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैं बता दिया। अब यहाँ पे मानव कोशिका के बारे में देखिए, मानव कोशिका के बारे में लिख दीजिएगा। और इसमें मुख्य 3 भाग होता है, एक प्लाज्मा झिल्ली होता है, एक कोशिका द्रव होता है, और एक केंद्रक होता है, ठीक है। कोशिका के बारे में लिखने के बाद तीनों लिख दीजिएगा, चित्र बना दीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ केंद्रक, एक केंद्रक है, सेल मेम्ब्रेन ये वाला होता है, न्यूक्लियस ये आपका है, ठीक है। और ये आपका वेहिकल है, ये लाइसोसोम है, आत्महत्या की थैली, गोल्गी काय है, गोल्गी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, ये सारे चीज़ आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा होता है यहाँ, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और ये बना दीजिएगा चित्र तो 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कोशिका के संरचना में आप लोग को पता होना चाहिए कि कोशिका के संरचना में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन 3 होता है। तो न्यूक्लियस केंद्रक में जो है केंद्रक झिल्ली होता है, उपकेंद्र न्यूक्लियोस होता है, और क्रोमेटिन होता है जिसमें डीएनए रहता है, ठीक है। दूसरा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा में 2 चीज़ें होता है, एक साइटोसोल और एक सेल ऑर्गेन होता है। सेल ऑर्गेन में विभिन्न प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर सेल मेम्ब्रेन हर एक चीज़ सेल ऑर्गेन में ही होता है, ठीक है। और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए कोशिका का कार्य क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। कोशिका का कार्य है वृद्धि करना, ठीक है। कोशिका का कार्य है आपका गति करना, कोशिका का कार्य है श्वसन करना, उत्सर्जन करना, एसिमिलेशन स्वांगीकरण करना, उत्तेजना करना, प्रजनन करना, अन्य कार्य कोशिका का होता है, ठीक है। बाकी कोशिका विभाजन के बारे में आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है। और कोशिका विभाजन अगर आपसे पूछेगा तो जान जाइए 2 प्रकार से होता है, एक होता है समसूत्री मिटोसिस डिवीजन, और एक अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन। और कोशिका विभाजन के बारे में लिख दीजिएगा तो आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसका PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा डिटेल में। मैं तो शॉर्ट में बताया हूँ, सिर्फ पॉइंट बताया हूँ। आपको क्या करना है कि इसको जो है एक बार खुद से पढ़ लेना है कंप्लीट, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे। ओके, धन्यवाद।